My dear students, good morning. Welcome to my YouTube channel. I'm Ashoka sir, and I'm going to teach you today narration. Do you know narration? Narration is the important part of English grammar. तो मेरे बच्चों, फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल अशोका इंस्टीट्यूट अमारो, जहां सभी विषयों के समय समय पर पढ़ाई दिया जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नारेशन। नारेशन आप लोग तो नाम सुने ही होंगे और पढ़े भी होंगे कुछ, है ना। तो अगर फिर से रिवीजिंग हो जाती है और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो कुछ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत जो है से सफल हो रहा है। तो ये नारेशन जो है से 8th क्लास में पूछा जाता है, 9th क्लास में पूछे जाते हैं, 10th में पूछे जाते हैं, 11th 12th में, और साथ ही कंपटीशन का एग्जाम में भी नारेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी बच्चों के लिए। हमने पिछले वीडियो में वॉइस बता दिया, डिग्री बता दिया हूं, और ना और जो है से अब देखिए ना, आज मैं जब स्टार्ट करने जा रहा था तो बहुत से मन में चल रहा था कि कौन कौन वीडियो में इंग्लिश का आज डालूं। नरेशन टॉपिक चुने थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चुने थे, मॉडल वर्ब चुने थे और प्रीपोजिशन चुने थे। अब चारों में कंफ्यूजन हो गया कि कौन विषय को रखूं, बढ़ाऊं आज। तो स्टार्ट तो मैंने क्या किया कि लॉटरी लगाया, मतलब उस कागज में, और देखा कि कौन आता है, तो आया नारेशन। तो मैं आप लोगों के लिए नारेशन टॉपिक लेके चलता हूं, और 5-6 पार्ट में, 7 पार्ट में चल बनेंगे छोटी छोटी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें। नारेशन। नारेशन द हिंदी मीनिंग ऑफ नरेशन, कथन। क्या होता है नारेशन का हिंदी मीनिंग? क्या होता है? कथन होता है। और नारेशन कथन समझते हैं ना, स्टेटमेंट। तो नारेशन जो शब्द है वो नैरेट वर्ब से बना है। कौन वर्ब से? नैरेट वर्ब से बना है। नैरेट का मतलब हमने लिख दिया यहां पर, टू से कहना, टू स्टेट कहना, टू डिक्लेयर बखान करना, व्याख्या करना, मतलब है ना। तो नारेशन नैरेट सबसे बना है। नैरेट का मतलब होता है कहना, है बातों को रखना। तो नैरेट से बना नारेशन, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया कहना से कथन, है ना। तो नारेशन होता क्या है मेरे बच्चों? तो हमने खुद से डिफिनीशन बनाया है आप सभी बच्चों के लिए कि नारेशन इज ए स्टेटमेंट। नारेशन एक कथन है विच जो सोज, जो दिखाता है, बताता है द स्पीच ऑफ अ स्पीकर। कौन दिखाता है? स्पीकर मतलब क्या होता है? बोलने वाला। तो बोलने वाले की भाषा को, व्हाट इज सेड, वो क्या कहा, एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टर्म में स्पीकर किस तरह से अपनी बातों को रखा, अपनी कथनों को रखा, यही जो सोच करता है, डिनोट्स करता है, वो नारेशन कहलाता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मैं आम खाता हूं, तो मैं अपनी बातों को रखा, ये कहीं ना कहीं मैं आम खाता हूं, मैंने कहा मैं आम खाता हूं, तो ये अब हम अपनी बातों को रखा, अपनी कथनों को रखा, तो ये बात क्या हो गया? नारेशन हो गया, कथन हो गए, है ना। तो जब क्या बोला कि नारेशन वह स्टेटमेंट है, वह कथन है जिसमें वक्ता अपनी बातों को जो कहा वो किस रूप में कहा? डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप में कहा, या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में कहा। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने कहा मैं आम खाता हूं, तो एक इस तरह से व्यक्त हुआ, और मैंने कहा कि वो आम खाता है। तो इस तरह से वाक्य को ही जब स्पीकर माने बोलने वाला, जिसे वक्ता कहते हैं, जिस रूप में अपनी बातों को व्यक्त करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो या अप्रत्यक्ष रूप हो, वो क्या कहलाता है? नारेशन कहलाता है ना। जैसे हमने ही सेज,
वह कहता है आई हैव गॉन टू स्कूल, वह कहता है कि मैं स्कूल जा चुका हूं। तो ये डायरेक्टली रूप में हो गया। जब इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं तो डायरेक्टली रूप में समझा जाता है ना। ही सेज दैट ही हैज गॉन टू स्कूल, वह कहता है कि वह स्कूल जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। तो इस रूप में जब व्यक्त कर देते हैं तो इनडायरेक्टली रूप होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप होता है। तो नरेशन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो तरह के होते हैं। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, भाना क्या कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। और दो तरह के नरेशन होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, द हिंदी मीनिंग प्रत्यक्ष कथन। और ये क्या है, तो व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर, न वक्ता के स्टेटमेंट को, कथन को, है ना, विच इज एक्सप्रेस्ड एज डायरेक्टली टर्म, जब प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी वक्ता की कथन को हूबहू व्यक्त कर देना। ऐसे भी कह सकते हो कि जब स्पीकर की कथनों को हूबहू व्यक्त कर देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग तो देखेंगे डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच समझे होंगे कि जब वक्ता की कथन को हूबहू व्यक्त कर दिया, प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त कर दिया, तो वो कहलाया डायरेक्ट स्पीच। और पढ़ने और आगे जानने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल का जो होता है उस प्रेस करें, जिससे कि जैसे मैं वीडियो बनाऊं, यूट्यूब पर रखूं, आपको तुरंत इंफॉर्म मिल जाए। इंफॉर्मेशन मिलने के तुरंत जो है आप लाभ उठा सको। तो अब बताते हैं डायरेक्ट स्पीच के बाद कचे इनडायरेक्ट स्पीच बताते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल देखिए ना, राम सेड ही इज गोइंग टू स्कूल। जब इन्वर्टेड कॉमा के रूप में रहे तो प्रत्यक्ष रूप में वक्ता जो है, स्पीकर जो अपनी बातों को रखता है। ही सेड टू मी यू वेयर स्टूडेंट्स, है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्या है ना इसमें दिया हुआ। तो ये हो गया डायरेक्ट रूप में वक्ता अपनी बातों को रखा। तो इस तरह से बहुत से हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं दूसरा जो काइंड्स होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच जो है, दो तरह का नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब वक्ता की कथन को बहु व्यक्त कर देते हैं तो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो कहता है कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर, जब स्पीकर के वक्ता के स्टेटमेंट को भी चीज एक्सप्रेस व्यक्त किया जाता है एज इनडायरेक्टली टर्म, अप्रत्यक्ष रूप में, या एक्सप्रेस टू चेंज द स्टेटमेंट, या फिर जो व्यक्त की जाती है वक्ता की कथन को बदल करके व्यक्त की जाती है, लिखा जाता है, तो वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोला हमने, जब वक्ता की कथन को अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त कर दी जाए, अथवा जब वक्ता की कथन को चेंज करके, बदल करके, है ना, अपने तरह से जब व्यक्त की जाती है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेज आई कैन डू, वह कहता है मैं कर सकता हूं। तो ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसमें लगा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप में ऐसे समझा जाता है, व्यक्त हो रही है स्टेटमेंट। लेकिन जब इसी सेंटेंस को इस तरह से व्यक्त कर दी जाए, ही सेज दैट ही कैन डू, अब ही कैसे है मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो जब बदल करके व्यक्त कर दिया गया, दैट इफ ये सब यूज कर दिया गया, तो ये कहलाया क्या चीज, इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू मी यू आर रीडिंग, राम सेड टू मी यू आर रीडिंग। तो हमने ये जो है डायरेक्ट नरेशन है ना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा व्यक्त है। और जब इसी सेंटेंस को इस तरह से व्यक्त कर दिया, राम टोल्ड मी, बदल करके दैट आई वॉज रीडिंग, तो ये कहलाया, बदल करके जब व्यक्त कर दिया तो ये कहलाया इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन कहलाया, है ना। तो कहा हमने बताया कि वक्ता की कथन को यू जैसे ही है वैसे ही व्यक्त कर देना डायरेक्ट,
और जब बदल करके या आप प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त किए तो इनडायरेक्ट, है ना। ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, डायरेक्ट स्पीच। अब ही टोल्ड मी आई, है ना, ही वाज गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा के रूप में रहेगा तो डायरेक्ट, और जब दैट ये सब का यूज कर देते हैं, पर्सन चेंज कर देते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे कि नरेशन को अगर पढ़ना है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ये दो चीज अगर समझ लेते हो तो ही आप आगे जो नरेशन में बताऊंगा रूल वो समझोगे और ध्यान में आएगी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है ऐसा जिसको समझना अति जरूरी है। तो कहता है द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज रिटेन आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज, है ना। जब इन्वर्टेड कॉमा के आउटसाइड का मतलब बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर डायरेक्ट स्पीच का जो भाग होता है, डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट होते हैं, उसको व्यक्त जब किया जाता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या हमने बोला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहने वाले पार्ट, भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे अभी यहां एग्जांपल दिए हैं, और एग्जांपल दूंगा। यू सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन वाला पार्ट है, ये पार्ट है, तो बाहर पार्ट ये है, तो ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, है। और जैसे हमें और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे राम सेड टू मी आई कैन डू दिस। अब बताइए तो इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन वाला पार्ट है, राम सेड टू मी, ये बाहर है पार्ट, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के, क्या बोला हमने, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहते हैं पार्ट, वो पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट विच इज रिटेन, लिखा जाता है इनसाइड ऑफ, के अंदर, किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमा के जब अंदर जो पार्ट लिखा जाता है वो पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए ना, यू सेड, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया क्योंकि बाहर है कॉमा, अब अंदर कौन है, ये पार्ट है, आई हैव गॉन टू पटना, ये क्या कहलाया, रिपोर्टेड स्पीच कहलाया। राम सेड टू मी आई कैन डू दिस, तो राम सेड टू मी, ये चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और अंदर कौन है, आई कैन डू दिस, तो ये क्या कहलाया, रिपोर्टेड स्पीच कहलाया। तो क्या हमने समझाने की कोशिश किया कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर पार्ट रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे हम बोलते हैं, आप लोग सोचिएगा, ही सेड टू मी राम हैज ए डॉग, तो ही सेड टू मी बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, लिखेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। अब अंदर राम हैज ए डॉग, तो ये क्या अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कह दिए, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या समझे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के, मुझे विश्वास है कि आप लोग उतारेंगे भी। जैसे हम और एग्जांपल देते हैं, इसको मिटा देता हूं, जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही सेड, है ना, राम हैज ए डॉग, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या कहलाया, राम हैज ए डॉग, ये रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये पार्ट क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के, फिर से अगेन रिपीट बार बार इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे दोस्त। तो ओके ना, तो यू मस्ट
look this video and read carefully. After that, you will understand the part of narration. तो he said Ram has a dog. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये है रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर ये है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर रिपोर्टेड स्पीच. समझ रहे होंगे बात को. अब मैं बताने का जो काम करता हूं आगे बताने का जो काम कर रहा हूं तो देखेंगे समझेंगे, है ना. तो देखो मेरे दोस्त, और क्या क्या ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे चेंज करेंगे तो और क्या ध्यान देने की आवश्यकता है हम सभी बच्चों को. तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में. किस तरह से चेंज करते हैं और क्या क्या चेंज नहीं होता है तो ध्यान दे दीजिएगा. डायरेक्ट नरेशन एक साइड में लिख दिया है, एक साइड में इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच जो भी हो. तो से या सेज रहेगा डायरेक्ट में, तो से या सेज ही लिखेंगे. अगर राम सेज तो राम सेज लिखेंगे. आई से तो आई से लिखेंगे. माने से या सेज को सेम होता है, ये नहीं चेंज होता है. लेकिन जैसे ही से टू या सेज टू रहेगा तो से टू रहेगा तो टेल लिखेंगे, सेज टू रहेगा टेल्स लिख देंगे. क्लियर है, बात को समझ रहे होंगे. जब टू लग जाएगा से टू सेज टू तो ये बदल जाता है टेल और टेल्स में. या खुद टेल या टेल्स ही रहे डायरेक्ट स्पीच में ही तो टेल को टेल ही रखते हैं, या टेल्स सेज रहता है तो टेल्स हो जाता है, या टेल्स रहता है तो टेल्स होता है. सेड या टोल्ड रहेगा तो सेड या टोल्ड ही लिखेंगे. लेकिन चेंज होता है कहां, जब सेड टू रहेगा तो उसे अवश्य चेंज कर देंगे. किस चीज में, टोल्ड में. इस चीज को ध्यान दीजिए कि से या सेज रहेगा तो से या सेज लिखेंगे. से टू या सेज टू रहेगा तो से टू के बदले में टेल और सेज टू के बदले में टेल्स. टेल या टेल्स रहेगा तो वही हो जाएगा. सेड या टोल रहेगा तो सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, टोल रहेगा तो टोल लिखेंगे. अगर सेड टू मी, सेड टू राम, सेड टू हिम, सेड टू मोहन इस तरह से रहेगा तो टोल्ड कर देंगे, है ना. टोल्ड मोहन, टोल्ड मी, टोल्ड हिम इस तरह से कर देंगे. और क्या ध्यान देने की जरूरत है, यहां देखेंगे दैट इज रिटेन, दैट लिखा जाता है इंस्टीड ऑफ के बदले में. किसके बदले में, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखा जाता है, सेड लिखा जाता है. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या लिखा जाता है, सॉरी डैट लिखा जाता है. किसके जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लिखा जाता है, डैट लिखा जाता है. इस चीज को फोकस करेंगे. अब क्या है, ध्यान दिए होंगे मेरे दोस्त, जनरल रूल्स ऑफ नरेशन. जो चेंज किया जाता है नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सामान्य रूल क्या है. तो जो चेंज करने के लिए हम लोग एक एक टर्म में देखेंगे, है ना. और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं पहला पार्ट ये बनाता हूं, इसके बाद हम लोग अलग अलग पार्ट करके बनाएंगे. तो चेंज ऑफ पर्सन, पहला हम लोग पर्सन में चेंज करते हैं, ठीक ना. और पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं उसमें चेंज करेंगे. फिर होता है चेंज ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उसका जो काइंड्स होते हैं वो सब. इसके बाद मॉडल वर्ब होते हैं वो सब चेंज करेंगे. फिर चेंज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस समझते होंगे जो हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि सेंटेंस 5 तरह का होता है. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे. और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या नियरनेस वर्ड, जो कुछ ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ शब्द जो बदल जाता है इनडायरेक्ट में, जैसे दिस का डेट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, टुडे को डेट डे में चेंज कर देते हैं. हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो मेरे प्यारे बच्चों, यही 4 टर्म में नरेशन चेंज होते हैं और आप आराम से सीख जाओगे अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, देखेंगे और समझेंगे तब कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या नियरनेस वर्ड. तो अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ने का काम करेंगे, इंतजार करिएगा, चेंज ऑफ पर्सन का, चेंज ऑफ पर्सन का पार्ट पढ़ेंगे
किस तरह से पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन कैसे, सेकंड पर्सन कैसे, थर्ड पर्सन किस तरह से चेंज होता है। तो एक एक करके मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। और जो है से एक चीज ध्यान में रखें, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, आप है ना, दूसरे से भी सब्सक्राइब करें, करवावे, जिससे कि मैं ऑनलाइन क्लास अब सभी बच्चों को दे पाऊं। आप देख रहे होंगे कि पर डे मैं 2 से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। मुझ में किसी तरह के ये स्वार्थ नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाना, मैं एक शौक है मुझे कि हम जिस तरह मैं एक शिक्षित इंसान हूं, उसी तरह से मैं हजारों बच्चों को शिक्षित कर सकूं, पढ़ा सकूं, जिससे मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू।